बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। द इकोनॉमिस्ट ऐसा लग रहा है कि अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब के जज्बात से खेलना शुरू हो गया है। जब से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट के लिए एक ट्वीट की है, तब से इकोनॉमिस्ट जो है उसने बार बार इमरान खान के वो जो आर्टिकल है उसमें से क्लिप्स निकाल के या पैराग्राफ्स निकाल के बार बार पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। और इकोनॉमिस्ट हर थोड़ी देर के बाद एक पोस्ट कर देता है, हर थोड़ी देर बाद एक पोस्ट कर देता है। और इकोनॉमिस्ट को रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, हज़ारों में रीट्वीट्स हो रही हैं, लाखों में इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट को एक तो जाहिर है कोई भी पब्लिक इदारा चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, उसकी रीडरशिप ज़्यादा हो, वो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। तो इकोनॉमिस्ट की ट्वीट्स और आर्टिकल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं, और वो हर थोड़ी देर बाद उसका कोई ना कोई हिस्सा निकाल के पोस्ट कर देता है। और जूं यानी ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिस्ट ने भी इसको एक इशू बना लिया है और उसको एक जो है वो एक जिद के तौर पर शायद ऐसा लगता है कि बार बार उसको पोस्ट कर रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को अपनी ट्वीट जो उन्होंने की थी वो मेरा ख्याल है बहुत ही बाइज़्ज़त तरीके से वापस ले लेनी चाहिए और कहना चाहिए हाँ मुझसे अपने मौक़िफ़ में गलती हुई है, और गलती उनको मान लेनी चाहिए क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। जो उनसे गलती सरजद हो गई अपने मौक़िफ़ में, उसकी जस्टिफिकेशन उनसे बन नहीं पा रही। बड़ा अच्छा सवाल शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में किया, और वो जो शहजाद इकबाल ने पूछा वो उसका जवाब उनसे बन नहीं पा रहा। ज़रा बहुत ही दिलचस्प क्लिप है, छोटा सा वो देख लें, फिर मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन कमीशन ने अपना बहुत ही मतलब मुझे का खेज सा जवाब जमा कराया और उल्टा मुतालबा कर दिया कि तहरीक इंसाफ के पिटीशन को जुर्माना लगा के वापस किया जाए। तो ज़रा उसको शेयर करते हैं। मरियम नवाज़ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट सामने आया है, कितना खर्चा उन्होंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड के 18 दिन का कितना खर्चा उनका आया है। तो दो तीन चीज़ें और भी हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा मेजर चेंज लेकर आया है, इसका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ये देख लीजिए जो इनका मुर्तज़ा सोलंकी साहब का इंटरव्यू शहजाद के साथ हुआ है, ये छोटा सा क्लिप देख लें। आपकी ये जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आपने ये पोजीशन तो नहीं ली थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्जाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माजरत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्जाम हमें कमजोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमजोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला कर रहा है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहां तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आजाद शहरी नहीं है और वो जमानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है। अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था, और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। चले फिर मैं नवाज शरीफ साहब की भी उसके बाद ही हुई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ये हैं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो मुझे एक दफ़ा मैंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से पूछा, मैंने उनसे कहा कि जनाब ये आप शायरा दस्तूर पर कहते हैं कि जी किसी का धरना नहीं होना चाहिए, एहतजाज नहीं होना चाहिए, खुद आपने शायरा दस्तूर पर एहतजाज किया है, दफ़ा 144 नाफिज है, तहरीक इंसाफ को आप करने नहीं देते, खुद आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो असदुल्ला, बात यह है कि नीयत देखी जाती है कि कौन, अगर कोई शख्स 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा है तो पुलिस देखेगी कि कोई बंदा मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहा है या कोई डाका डाल के आ रहा है। तो नमाज़ पढ़ के आ रहा है तो पुलिस उसको छोड़ देगी। तो वो कहते हैं कि जी पुलिस की नीयत देखती है। और भाई पुलिस के पास इख्तियार है
उसको एक रूल बताया गया है कि 144 ये होती है। इसी तरह कॉन्विक्शन होती है, वो चाहे नवाज शरीफ की हो चाहे इमरान खान की हो, कॉन्विक्शन होती है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कन्विक्शन देखनी पड़ती है कि किसकी ज़्यादा संजीदा है और किसकी कम संजीदा है। फिर वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो हैं उनको अदालत ने बरी कर दिया, वो तो बाद में किया। सही सवालात शहजाद इकबाल ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया और मेरा ख्याल है वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ। हालांकि वो खुद जो है वो एनालिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बहुत ही कमज़ोर मौक़िफ़ जो है उन्होंने पेश किया और आखिर में जब कुछ नहीं बन पड़ा तो उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहरा दिया कि नहीं जी बस ये और है वो और था। तो इकोनॉमिस्ट पर जो तनकीद है वो मेरा ख्याल है उनको काफ़ी महंगी पड़ गई है। अच्छा देखिए जी, अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से की दरख्वास्त दी थी उसका जवाब जमा कराया है इलेक्शन कमीशन ने भी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी। अब इलेक्शन कमीशन क्या जवाब जमा करा रहा है? इलेक्शन कमीशन जवाब जमा करा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ाम हैं उसको मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई, वो ये अपने जवाब में कह रहे हैं। वो कहते हैं मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इकदामात, हिदायत, तफसील भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। लेवल प्लेइंग फराहम ना करने के इल्जामात को ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में हम मुस्तरद करते हैं। डेटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से 843 में से 598 कागजात मुस्तरद मंजूर हुए और 245 कागजात मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 मंजूर किए गए और 379 कागजात मुस्तरद किए गए। 379, ये थोड़े उम्मीदवार नहीं हैं कि 379 उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दें और कौमी असम्बली में भी 245 कागजात मुस्तरद कर दें। असल में तो लड़ने वाले 245 ही होते हैं जी, हल्के ही इतने 266 हल्के हैं, तो असल में तो लड़ने वाले 245 ही होते हैं। तो अगर आप असल लड़ने वाले उम्मीदवारों का कागजात मुस्तरद कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76% कागजात मंजूर किए गए। ये मौके भी मैं ऐसे दुरुस्त नहीं मैं मानता। उसकी वजह यह है कि इन्हें कैसे पता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, किसी ने टिकट तो जमा कराया नहीं है, तो ये कैसे हतमी तौर पर डेटा दे सकते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के 76% कागजात मंजूर हो गए हैं? कैसे पता है इनको? किसी के शक्ल पे लिखा था कि ये तहरीक इंसाफ का है। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कराए हैं और क्या पता किसने आज़ाद लड़ना है, किसने तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ना है। तो ये एक फेक सा डेटा बनाकर पेश कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, हमने हुक्म आगे जारी कर दिया था, उनके जवाब भी आ गए थे, कंप्लाइंस हो गई थी जनाब, सब कुछ अच्छा है। अब उसमें वो कह रहे हैं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें डॉक्यूमेंट में वो कह रहे हैं आखिरी लाइन, इन व्यू ऑफ द अबव it is humbly requested that the contempt petition is without any substance and may be dismissed with cost। जुर्माना लगाकर वापस करें इस दरख्वास्त को। और ये जवाब दिलचस्प पहलू ये है कि डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन की तरफ से, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उनकी तरफ से जमा करवाया गया है, ना कि जो उमर हमीद हैं उनकी तरफ से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की तरफ से। कल हमारे दोस्त जो फ़हीम अख्तर साहब हैं उन्होंने खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि जी लड़ाई हो गई है सेक्रेटरी की और चीफ की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की आपस में लड़ाई हो गई है और इत्तलात के मुताबिक उमर हमीद खान घर से दफ्तर छोड़ के जा चुके हैं। यही वजह है आज उनकी उस खबर की तस्दीक होती है। वैसे यही वजह है कि आज उन जवाब जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कि आना चाहिए था उनकी तरफ से नहीं आया, बल्कि सैयद आसिफ हुसैन की तरफ से आया जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। तो ये इस बात की तस्दीक होती है। अच्छा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी अपना जवाब जमा कराया है। चीफ सेक्रेटरी ने जो जवाब जमा कराया है पंजाब के, वो भी कुछ ऐसे ही होम्योपैथिक्स है, जिसको खुद चीफ जस्टिस कहते हैं कि लफाजी है जी, ये तो अंग्रेजी है, लफाजी है, सब्सटेंस नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब पुरअमन आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इक़दाम उठाने के लिए पुरज़्म है। मतलब ये एक ऐसा जुमला है जिसका ये तो सारे मज़ामीन में चल जाएगा। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाली हिदायत को तमाम DROs को अमल दरामद के लिए भिजवा दिया गया है। जी हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, इलेक्शन कमीशन हमें भिजवाया, मैंने आगे भिजवा दिया ROs को।
हिदायत DROs समेत दीगर अफसरान को भिजवाई गई ताकि तमाम उम्मीदवारान बिला खौफ व खतर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत की गई है, की नहीं गई, हिदायत की गई है कि कोई रुकावट डाले तो उस पर अमल दरामद किया, उस पर सख्ती से निपटा जाए। लेकिन जिन्होंने रुकावट डाली उन पर एक्शन क्या लिया गया, ये नहीं जवाब में उन्होंने बताया। आर्टिकल 220 के मुताबिक पुरअमन शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नरों को इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत की गई है। तो ये क्या है जवाब कि जी कह दिया है, हिदायत हो गई है, आगे बता दिया है, ये हमारा काम है, ये हमने कर दिया है, अब उसको इंप्लीमेंट किसने करना है इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अजीब व गरीब सा जवाब उनकी तरफ से दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मुझे खेज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की, सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से ये बयान है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देख लीजिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ज़रा आ जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। कल अदालतों में हम देख रहे थे बहुत तनकीद हो रही थी, लेकिन पार्टी के जो सीनियर वकला हैं वो बैठे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शेर अफजल मरवत को भी बिठाया है और कहा है कि जी हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि हाँ जी मैं बैरिस्टर गौहर के साथ खड़ा हूँ, और ये कह रहे हैं कि जी हमें एतमाद है तो फिर हमें एतमाद है, अदरवाइज़ मैंने तो एक खान साहब का पैगाम पहुँचाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें नुक्ता नज़र ये समझ में आता है कि ज़ाहिर है बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से कोई लकूना नहीं छोड़ना चाहती, कोई मौका फराहम नहीं करना चाहती। तहरीक इंसाफ चाहती है कि हम जाकर अपनी तरफ से मुकम्मल एतमाद का इजहार करके इसी अदालत से हम निशान मांगें और कहें कि जनाब हमें निशान जो है वो बल्ले का दिया जाए। तो चूंकि सारे केसेस इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी भी किस्म के तनाज़े या तनाव में नहीं जाना चाहती, और उन्होंने ये हिकमत अमली तैयार की है ताकि कम अज़ कम जो बल्ले के निशान जैसा बड़ा फैसला है वो उनको मिल जाए और उनके हक में आ जाए, और यही अब सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है और कहा है कि जो पार्टी स्टेटमेंट हैं उन वो देने का इख्तियार इन 5 लोगों के पास है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन भी थे अभी जब तक बल्ला था, उमर अयूब खान सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल शिबली फराज, रऊफ हसन सेक्रेटरी इत्तलात, और एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन, इन सब के पास पार्टी की का पॉलिसी स्टेटमेंट देने का इख्तियार है, और इसमें शेर अफजल मरवत को नहीं रखा गया। तो शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है एक और महाज पर काम करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ दूसरी हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत अहम हैं। तो ये ज़िम्मेदारी जो है उनको नहीं दी गई कि पार्टी पॉलिसी और स्टेटमेंट देनी है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में एक थोड़ी सी तब्दीली की या एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसकी वजह से उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, एक तो आप देख लीजिए कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो अपने कागजात जमा कराए हैं, कल परसों मैंने आपको बताया था, कल या परसों, कि उनके कागजात में उन्होंने अपनी जो जायदादें बताई हैं, जो लंदन में तो क्या पंजाब में भी जायदादें निकल आई हैं, 1500 कनाल अराजी और 84 करोड़ रुपए की जायदादें और असासे, और उसमें वो गाड़ियाँ हज़फ कर गई जो उनको प्रिंस की तरफ से या अरबी शहजादों की तरफ से मिली थी, वो उन्होंने उसमें हज़फ कर दी। वो जो उनके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट भी आपको नैब का दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी ये गाड़ी मुझे तोहफे में मिली थी, फिर उन्होंने कहा कि जी ये गाड़ी की कीमत इतने से बढ़कर इतनी हो गई है जो कि असासा बन गया है। अब उनकी गाड़ी, वो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो कोई गाड़ी मेरी मिल्कियत ही नहीं है, पता नहीं वो गाड़ी उन्होंने शायद बेच दी हो या क्या की हो, बहरहाल कोई गाड़ी उनकी मिल्कियत में नहीं है। और अब उनका एक डॉक्यूमेंट सामने आया है मरियम नवाज़ का कि वो कौन से गैर मुल्की दौरों पर गई। अब उसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक सर्जरी के लिए स्विट्ज़रलैंड गई, 18 दिन का ये उनका टूर था और 18 दिन का जो खर्चा आया है वो 53,000 रुपये है। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तरह की मीम्स भी बनाई हैं, मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स भी किए हैं, और लोग कहते हैं कि जी हम तो मरी एक दिन के लिए चले जाएं तो 50,000 रुपये लग जाता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड 18 दिन में इतने पैसे इन्होंने कैसे 53,000 रुपये खर्च किए हैं। बहरहाल कागजात मंजूर हो गए हैं। देखें ना जी, जिसके मंजूर होने होते हैं उसके फिर हो जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो किस भी तरह के फॉर्म भर दे। और दूसरी तरफ जो है वो रुकावट डालनी है तो डल जाती है। आखिरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए आज लाहौर में एक रैली या जलसे के लिए गली में कारपेट बिछा दिया गया जनाब। वो गलियां जो हर वक्त गटर जिनके उबलते रहते हैं, गंदी गलियां होती हैं। बिलावल साहब को, पार्टी को चाहिए था कि बिलावल को दिखाते हैं कि भाई वो किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करने वाले इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में गलियों की सूरत हाल क्या है। वहाँ पर जनाब उल्टा कारपेट बिछा दिया गया। बिलावल साहब कारपेट पर वॉक करते हुए जलसागाह की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि बिलावल ने भी मना नहीं किया कि यार मैं अवामी आदमी हूँ, मैं कायदे अवाम का जो है वो नुमाइंदा हूँ, और वो कायदे अवाम भुट्टो जिनका हर वो तकरीर में जिक्र करते हैं
वो भुट्टो साहब तो चलते चलते एक रेडी से उठाकर पानी पी लिया करते थे ताकि वो बताएं कि मैं अवामी आदमी हूँ। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो सिंध की औरतों को अपने गले लगा लगा कर इजहार करती थी और बताती थी कि मैं आप ही में से हूँ। लेकिन यहाँ पर जनाब शहज़ादा बिलावल साहब के लिए गली में कालीन बिछा दिया गया। क्या तासुर इससे जाएगा उनकी मुहिम में, क्या तासुर जाएगा लोगों में। इस तरह की हरकतों से लोग और चिढ़ते हैं। इलेक्शन के दिनों में तो लोग बल्कि सीने से लगाते हैं, पसीने में अटे हुए लोगों को भी सीने से लगा लेते हैं, परवाह नहीं करते और कीचड़ में उतर जाते हैं, पानी में उतर जाते हैं, परवाह नहीं करते। और वो सोचते हैं कि यार यही तो दिन है कि लोगों को बताना है कि हम तुम्हारे जैसे हैं। और जब आप किसी इस तरह के लीडर के लिए गली में कारपेट बिछाकर उसको गुजारेंगे वहाँ से, तो लोगों को और चिढ़ पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।